हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि पूर्णतया सच है। ये कहानी शुरू होती है गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव से। एक ऐसे इंसान की कहानी जो कि किसी शैतान से कम नहीं था। एक गांव में राजेश सिंह नाम का आदमी था। बड़ा ही अजीब स्वभाव का था। एक ऐसी भी बुराई नहीं बची थी जो कि उस इंसान के अंदर नहीं थी। अपने गांव की बहू बेटियों को आते जाते घूरना, गंदे गंदे कमेंट करना, अश्लील हरकतें करना, ये सब उसके लिए आम बात थी। पर कभी भी किसी ने उसका विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी हिम्मत बढ़ती ही गई। एक बार की बात है, दुष्ट राजेश अपनी चचेरी भाभी के घर पर आया था और तो वो अपनी भाभी से खूब मस्ती मजाक करता रहता था। भाभी को भी नहीं समझ आ रहा था कि इसकी मंशा क्या है। राजेश अपनी भाभी से कहता था कि भाभी, भगवान ने आपको बड़ी फुर्सत से बनाया है। आंखें दबाते हुए कभी इधर छूता तो कभी उधर छूता। भाभी को थोड़ा अजीब सा महसूस होता तो बोलती थी, देखो भैया, मुझसे दूर से बात किया करिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है। दुष्ट राजेश बोला हंसते हुए, अरे नहीं, आप तो मेरी भाभी हो, भाभी जान हो। भाभीयों में तो देवर लोग का आधा हक होता है। आग दबाते हुए और जीभ चिढ़ाकर बोलते हुए निकल जाता था। राजेश एक ऐसा शख्स था जिसे ना तो अपनी उम्र की लड़कियां बच पाती थी, ना ही छोटी बच्ची और ना ही कोई अधेड़ उम्र की महिला। इतना गंदगी भरा था उसके दिमाग में। उसको देखकर कभी कोई नहीं समझ पाता था कि इसका इतना गंदा रूप भी है। अपने गांव के बाहर तो जब भी कोई रेप केस या मर्डर होता, उसमें दुष्ट राजेश सिंह जरूर रहता था। लेकिन इतनी आसानी से साफ साफ बचकर निकल जाता था, उसे किसी का डर नहीं था। राजेश की पत्नी भी उसका कभी विरोध नहीं करती थी। वो राजेश पर अंधविश्वास करती थी। राजेश को एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम रीना था और बेटे का शुभम नाम था। दोनों बच्चे अभी छोटे थे। एक दिन राजेश अपनी चचेरी भाभी विनीता जी के घर पर गया था और विनीता जी की छोटी बहन आई थी, करीब 10 साल की थी। राजेश ने पूछा, भाभी जी, ये बच्ची कौन है? विनीता भाभी बोली, अरे देवर जी, मेरी छोटी बहन है, स्कूल बंद है तो मैंने बुला लिया। राजेश गहरी सांस लेते हुए ललचाई नजरों से बस उस बच्ची को घूर रहा था। बच्ची को क्या पता था ये इंसान कैसा है। राजेश ने आंखों से इशारा करके बच्ची को अपने पास बुलाया। बच्ची भी मासूम सी थी, उसे क्या पता था कि ये इंसान क्यों बुला रहा है। बच्ची चली गई और राजेश ने अपनी गोद में बिठा लिया और पूछा, आपका क्या नाम है बेटा? बच्ची मिन्नी धीरे से जवाब दिया। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारा नाम है, कहते हुए बच्ची के गालों को चूमने लगा और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को सहलाने लगा। कभी पैरों को छूता तो कभी गाल को छूता, कभी ओठों को छूता तो कभी चेस्ट को छूता। अब बच्ची को ये समझते देर नहीं लगी कि ये अंकल गंदे हैं और बड़ी फुर्ती से उसने खुद को छुड़ाकर भाग गई घर में और तेज तेज सांसें चलने लगी उसकी और रोने लगी। विनीता जी के बार बार पूछने पर भी वो ये सब नहीं बता पाई कि क्या हुआ है उसके साथ। मिन्नी बोली, दीदी, मुझे जीजा जी से कहकर मेरे घर छुड़वा दो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। विनीता को भी नहीं समझ में आ रहा था कि अचानक से मिन्नी को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों बोल रही है। आई थी तो कितनी खुश थी। फिर विनीता ने अपने पति से कहकर भिजवा दिया मिन्नी को उसके घर। राजेश की हरकतें और मनोबल दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। कोई उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता था, जिसकी वजह से वो और जानवर बनता जा रहा था। समय का पहिया अपनी धुरी पर धीरे धीरे घूम रहा था। राजेश की बेटी रीना भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। पिंकी रमेश और विनीता की बेटी थी जो कि मानसिक तौर पर विकलांग थी, वो भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। राजेश अक्सर पिंकी को खाने के लिए कुछ न कुछ लाता रहता था, कभी चॉकलेट तो कभी मिठाई, और पिंकी भी मन से किसी 2 साल के बच्चे की तरह थी। राजेश को देखते ही भागकर उसके पास चली आती थी और गोद में बैठ जाती थी। ये सब विनीता देखती थी
पर उसे लगता था कि राजेश अपनी भतीजी को अपनी बेटी रीना की तरह ही प्यार करता है, इसीलिए वो कभी भी कुछ नहीं बोलती थी। पिंकी अक्सर ही रीना के घर पर जाती थी। रीना और शुभम से उसका खूब जमता था। दोनों ही पिंकी की भाषा भी बखूबी समझते थे। पिंकी पूरी तरह से गूंगी तो नहीं थी, पर कुछ साफ साफ नहीं बोल पाती थी। पिंकी की उम्र यही कोई 13 साल की होगी। फिगर से तो काफ़ी लंबी और हेल्दी भी थी, देखने में भी अच्छी थी, पर न जाने भगवान ने उसे क्यों बनाया था ऐसा। पिंकी का मासिक धर्म शुरू हो चुका था और उसकी माँ को ही ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि पिंकी इस काबिल नहीं थी कि खुद का ध्यान दे सके। उस बच्ची को तो ये भी नहीं पता था कि मानसिक होता क्या है। एक बार विनीता ने नोटिस किया कि पिंकी का काफ़ी समय से पीरियड नहीं आया है, तो विनीता को लगा कि ये तो अक्सर ही होता है, किसी न किसी वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कुछ समय बाद पिंकी को अक्सर चक्कर आने लगे और वोमिटिंग भी होने लगी थी। अब विनीता परेशान हो गई। उसे अंदर ही अंदर डर सा लगने लगा कि ये भगवान, मैं जो सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मेरे मन का वहम है। सोच सोच कर विनीता खुद को तसल्ली दिए जा रही थी। माथे पर हो रहे पसीने को अपने साड़ू के पल्लू से पोंछे जा रही थी कि विनीता ने सोचा यूरिन टेस्ट करके देखते हैं, कम से कम मेरे मन का डर तो दूर हो जाएगा। और प्रेगनेंसी किट के जरिए यूरिन टेस्ट करती है अपनी बेटी की। पर ये क्या, और चीख पड़ती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिंकी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, ये कैसे हो सकता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कब, क्यों और कैसे मेरी बेटी के साथ किसने किया ये। और फिर अगले दिन विनीता पिंकी को लेकर हॉस्पिटल चली गई और अपने ही जान पहचान की लेडीज डॉक्टर को सारा हाल बताती है। पहले तो पिंकी का डॉक्टर ने अच्छी तरह से चेकअप किया और फिर कई तरह के टेस्ट करवाए और विनीता को समझा बुझाकर घर भेजती है और रिपोर्ट के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। 2 दिन बाद पिंकी की रिपोर्ट आती है। विनीता को डॉक्टर अपने क्लिनिक पर बुलाती है और विनीता डरी डरी सी पहुंच गई क्लिनिक पर। डॉक्टर बोली, देखो विनीता, अब मैं तुम्हें जो कुछ भी बताना चाहती हूँ ध्यान से सुनना। विनीता की मानो आवाज़ गले में ही अटक गई हो कि डॉक्टर क्या बताने वाली हैं। फिर भी खुद को संभालते हुए बोली, हाँ हाँ बताइए। डॉक्टर बोली, पिंकी के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार बलात्कार किया गया है, और वो भी सिर्फ एक आदमी ने नहीं बल्कि कई लोगों ने किया है। विनीता मानो आसमान गिर गया उसके ऊपर और वो गिर पड़ी। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये सब झूठ है। डॉक्टर, ये सब झूठ है, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए। आप झूठ बोल रही हैं ना? डॉक्टर बोली, खुद को संभालो विनीता, और अब आगे क्या करना है ये सोचो, क्योंकि पिंकी 3 महीने से प्रेग्नेंट है। अब तो विनीता के ऊपर मानो कोई आसमान फिर से गिर पड़ा और अपनी बेटी पिंकी को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। अब क्या होगा? डॉक्टर, भगवान ने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जिन्होंने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है उनका सर्वनाश हो जाए, मर जाए सारे के सारे, और जोर जोर से रोती है। डॉक्टर बोली, संभालो खुद को विनीता। विनीता बोली, डॉक्टर मैडम, मुझे ये पाप की निशानी से मुक्ति दे दीजिए। मेरी बच्ची को देख रही हैं ना आप, ये खुद पागल है और इसका बच्चा भी पागल हुआ। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बेटी का अबॉर्शन करा दीजिए। पहले तो डॉक्टर ने मना कर दिया, पर बार बार विनीता के रोने गिड़गिड़ाने से मान गई और पिंकी का अबॉर्शन हो जाता है। पिंकी को विनीता घर वापस लेकर आती है और दुनिया के लोग लाज के डर से चुपचाप सब अपने मन में समा लेती है और सारे दर्द को पी जाती है। पर किसने किया है ये सब जानने के लिए पिंकी को बड़े ही प्यार से अपने पास बैठा लेती है। विनीता काफ़ी हद तक अपनी बेटी की बात को समझ जाती थी। पिंकी से पूछा, पिंकी कोई छूता है यहाँ पर? उसके अंगों को छूते हुए पिंकी ने हाँ में सर हिला दिया। विनीता बोली, कब? पिंकी खेत में इशारे से। उसे ये नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए जो भी पूछती थी विनीता पिंकी खुश होकर बताती। पिंकी की सारी बातें सुनकर विनीता के पैरों से मानो जमीन निकल गई थी।
पिंकी ने बताया कि राजेश चाचा ने मेरे साथ ये सब किया है और राजेश चाचा के 4-5 दोस्तों ने मिलकर मेरे सारे कपड़े निकाल देते और गुदगुदी करते थे, और कभी अपने घर पर तो कभी नहर वाले खेत में, और मना किए थे बताने से, भूत ले जाएगा तुम्हें, ऐसा कहकर डराते। विनीता ने जब सारा हाल अपनी बच्ची का जाना तो पागलों की तरह अनगिनत तमाचे जड़ दी अपनी बेटी को और रो रो कर भगवान को कोसने लगी। हे भगवान, क्यों ऐसा किया आपने, ये मर क्यों नहीं जाती, कहते हुए पहुंच गई राजेश के घर और अनगिनत तमाचे जड़ देती है राजेश की। तब राजेश की पत्नी और बेटे उसका हाथ पकड़कर जोर से धक्का दे देते हैं। विनीता बोली, अरे कमीने कुत्ते, तुझे ऊपर वालों का जरा भी डर नहीं लगा, तूने अपनी ही भतीजी के साथ ऐसा किया, छी छी। अगर राजेश बोला, अरे चुप करो भाभी और अपनी पागल बेटी को संभालो, पता नहीं किस किस के साथ मुंह काला करके आई है, गूंगी पगली, और आपका भी दिमाग पागल हो गया, मैं अपनी भतीजी को, छी, हद है यार। भाभी, नाटक करते हुए राजेश की पत्नी बोली, बहुत हो गया विनीता भाभी, अब एक शब्द और नहीं, हाँ नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी जेठानी हो, और निकलो मेरे घर से बाहर का रास्ता दिखाते हुए धक्का मारते हुए विनीता बोली, हाँ मैं तो जा रही हूँ, पर ऊपर वाले से डरो, तुम लोगों को कभी भी शांति नहीं मिलेगी, नर्क में जाओगे तुम लोग, बददुआ देते हुए विनीता अपने घर आ गई। अब राजेश की बेटी रीना जवानी की दहलीज पर पांव रख चुकी थी और बड़ी ही खूबसूरत थी। सारा दिन इधर उधर तितलियों की तरह फुदकती रहती थी। गांव के आधे लड़के रीना के दीवाने थे, पर रीना किसी को भाव नहीं देती थी। रीना का दिल तो पड़ोसी गांव में एक लड़के पर अटका था। लड़का अजीत यादव और रीना सिंह परिवार से थी। उसे यही डर सताता था कि कहीं मेरे पापा को पता चला तो हम दोनों को मार न दें। पर प्यार तो इन सब से परे होता है, कहाँ जात पात भेदभाव देखता है। रीना स्कूल के बहाने से अजीत से मिलने चली जाती थी। अजीत भी रीना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था। एक दिन रीना अजीत से मिलने बाहर जाती है और दोनों बाहों में बाहें डाले एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। रीना बोली, अजीत मैं अब तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। अजीत बोला, हाँ रीना, मैं भी तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ। रीना बोली, तो फिर चलो ना, हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। अजीत बोला, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, भागेंगे क्यों, बाकायदा ससुर जी से हाथ मांग कर ले जाऊंगा। रीना के गालों को सहलाते हुए और मस्ती भरी अदा से बोला। रीना बोली, सोचना भी मत मुंह बनाकर, मेरे पापा को तुम नहीं जानते हो, वो इंसान नहीं हैवान है। अजीत बोला, जानता हूँ, बड़े चर्चे सुने हैं मैंने। रीना बोली, हाँ, मुझे तो अपने बाप को पापा कहने में भी शर्म आती है। उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं मम्मी की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। अजीत बोला, पर फिर भी मैं अपने माँ बाप के संस्कारों पर उंगली नहीं उठवानी है। मैं तुमसे ही शादी करूँगा, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। रीना बोली, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, और अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई तो किसी की नहीं होंगी, इतना याद रखना। और कहते कहते दोनों एक दूसरे के सीने से लग जाते हैं। दोनों को एक साथ रीना का भाई शुभम देख लेता है और आग बबूला हो उठता है। रीना जो ही घर आती है तो रीना की माँ और भाई दोनों गुस्से में लाल पीला हुए पड़े थे। रीना की मम्मी बोली, कहाँ से आ रही है मुंह काला करवा कर, गुस्से से बाल पकड़कर, अगर मैं तेरे बाप को बता दी तो जिंदा जला देंगे तुझे भी और उस कमीने लड़की को भी। रीना बोली, जो करना है करो आप लोग, पर मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी, देख लेना। गुस्से में भरकर रीना बोली। अब क्या, मम्मी का तमाचा और रीना का गाल दोनों एक हो गए। रीना अपने रूम में जाते ही तुरंत अजीत को फ़ोन करके सारी बातें बता देती है। अजीत बोला, रीना तुम परेशान ना हो, मैं सीआरएफ में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और जिस दिन भर्ती हो जाऊँगा उसी दिन मैं तुम्हारे पापा से शादी की बात करने आऊँगा, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। दूसरे दिन शुभम अजीत के गांव में 3-4 लोगों के साथ पहुंच गया और अजीत को सबने मिलकर मारा और धमकी दी कि देखो रीना से दूर रहना, वरना ऐसी जगह हम तुम्हें भेजेंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी
प्यार के नाम से डरेगी। अजीत मारे दर्द से कराह रहा था। किसी तरह अपने घर आया और सारी बातें अपने पापा को बता दिया। पापा ने भी अजीत को यही सलाह दी कि बेटा, हमारा कुल खानदान एक नहीं है, तुम्हारी शादी उससे कैसे हो सकती है? मेरी मानो उस लड़की से दूर रहो। अजीत के पापा ने उससे ये भी कहा कि राजेश अव्वल दर्जे का शैतान है, मैं उसके घर में तो भूल कर भी तुम्हारा रिश्ता नहीं होने दूंगा। अब अजीत को पापा की बातें सुन और भी टेंशन हो गई और मन ही मन कुछ सोचने लगा। रोजमर्रा की तरह अजीत और रीना फोन पर एक दूसरे से बात करते थे और एक दूसरे के दिल का हाल बयां करते थे। अजीत बोला रीना से फोन पर, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लें। रीना बोली, हाँ, अगर ऐसा हो जाएगा ना तो ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजीत बोला, मिलना फिर ठीक 2 दिन बाद कोर्ट के बाहर मुझे। रीना बोली, ठीक है। खुशी से उछल पड़ती है। अजीत और रीना दोनों ने जैसा तय किया था वैसा ही उन्होंने किया भी। दोनों चुपके से कोर्ट मैरिज कर लिए और अभी किसी को न बताने का प्रॉमिस भी करते हैं। पर जो होना है वो तो होकर ही रहता है, चाहे जो हो जाए। कुछ दिनों बाद अजीत की भर्ती भी निकल जाती है और अजीत भी सेलेक्ट हो जाता है और अजीत को ट्रेनिंग पर जाना पड़ा। जाते जाते अजीत रीना से मिलकर उसे समझा बुझाकर चला जाता है। इधर रीना के घर वाले भी खुश हो गए थे कि चलो पीछा छूटा उस लड़के से और अब रीना की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगा था राजेश। जहाँ कहीं राजेश रिश्ता तय करके आता वहाँ पर रीना फोन करके कहती, मैं रीना की सहेली बोल रही हूँ, रीना का दूसरे के साथ चक्कर है, आप सब शादी मत करिएगा। फिर रिश्ता टूट जाता रीना का। पहले तो राजेश को कुछ नहीं पता चला, पर जब बार बार ऐसा होने लगा तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये सब कुछ किया धरा रीना का है। फिर क्या, जोर जोर से रीना को आवाज लगाकर बुलाने लगा, रीना, ओ रीना, जल्दी आ जा। रीना भाग कर आई। रीना बोली, हाँ पापा। राजेश बोला, अपना फोन दो। गुस्से में लाल पीला होते हुए हाथ आगे पसार कर रीना बोली, क्यों? राजेश एक तमाचा मारते हुए फोन छीन लेता है और चेक करने लगता है तो रीना की शादी का फोटो और वीडियो देखकर हैरान हो गया। तूने ये सब कब किया? सर पकड़ लेता है और गुस्से से रीना को देखता है। रीना बोली, अब क्या, मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। राजेश ने रीना का फोन छीन लिया और उसका बाहर का आना जाना बंद कर दिया। राजेश ने रीना की शादी कहीं और तय कर दी। शादी की डेट भी तय हो गई थी और रीना की शादी की तैयारी भी चलने लगी। उधर अजीत की ट्रेनिंग भी खत्म होने वाली थी। अजीत रीना के हालात से बेखबर अपनी छुट्टी का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अजीत की ट्रेनिंग खत्म हो गई और वो वापस आ गया। वापस आते ही उसे पता चला कि रीना की शादी कहीं और तय कर दिया गया है। अजीत को ये मंजूर नहीं था और वो भागकर रीना से मिलने उसके घर पर पहुंच गया। अजीत रीना को आवाज देने लगा, रीना बाहर आओ, मैं आ गया हूँ। रीना भी भागते हुए बाहर आ गई और रीना के पीछे पीछे राजेश, शुभम और उसकी मम्मी सारे बाहर आ जाते हैं। और आगे क्या होना था, जो कि हमेशा से ही होता आया है, ढेर सारा गाली गलौज शुरू हो गया तीनों में। राजेश ने अजीत का कॉलर पकड़कर कई थप्पड़ मारा और बार बार धमकी देने लगा कि आइंदा से अगर तू मेरी बेटी के आसपास भी, तू तो क्या तेरी परछाई भी दिखी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरों की बहू, बेटियों की इज्जत से खेलने वाला इंसान आज अपनी बेटी की इज्जत की दुहाई दे रहा था। अजीत भी जिद्दी बोला, मार डालो, पर मैं रीना को नहीं छोड़ सकता। अजीत को मार पीट कर सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया राजेश ने और रीना से कहा कि अब अगर इस लड़के से तू मिली ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा और तुझे पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मानो राजेश की आंखों से खून निकल रहा था। गुस्से में लाल होकर रीना को देखते हुए बोला। रीना अपने बाप का ये रूप देखकर अंदर तक कांप उठी और मारे डर से वहीं पत्थर की तरह जम गई थी। रीना की माँ रीना को उसके कमरे में बंद कर देती है और अब सारे आपस में बात करते हैं कि बस किसी तरह से ये लड़की अपने ससुराल चली जाए तो हमारा पीछा छूटे। मत्था टेकते हुए राजेश तो मानो उसके सर पर खून सा सवार था। अपनी पत्नी से बोला,
कि अब तेरी जिम्मेदारी है, इस पर नज़र रखना, वरना कह देता हूँ कि मैं जिंदा जला दूंगा, और तुम्हें पता है मैं ये कर सकता हूँ। रीना की माँ कहती है कि नहीं जी, आप परेशान न हो, मैं रीना को समझा दूंगी। रीना को कमरे में बंद हुए 3 दिन बीत गए थे और रीना बार बार अपनी मम्मी से दरवाज़ा खोलने की जिद कर रही थी। आखिरकार माँ का दिल था पिघल गया। मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया और रीना को कसम देती है कि तू आगे से उस लड़के को तू भूल जाएगी। समझाते हुए कहती है कि बेटा, उसकी बिरादरी अलग है, तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है उस लड़के से। रीना ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अब माँ को रीना पर पूरा विश्वास था कि रीना अब उससे नहीं मिलेगी और रीना का फ़ोन उसे वापस दे देती है। रीना कुछ दिनों तक तो एकदम से नॉर्मल रहती है, फिर रात में चोरी चोरी फिर से अजीत से बातें करने लगी। और इस बार रीना अजीत से कहती है, अजीत अब बहुत हुआ, क्यों ना हम भाग जाए यहाँ से, दूर, बहुत दूर, अपनी नई दुनिया बसाएं। अजीत बोला, हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था, अब तो मेरे पास नौकरी भी है, मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दे सकता हूँ। रीना बोली, तो फिर तय रहा, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। रीना की सारी बातें बाहर खड़ी उसकी माँ सुन लेती है और राजेश को बता देती है। अब राजेश के दिमाग में कुछ आइडिया आया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि रीना को पता ना चले कि हम लोग जान चुके हैं। रीना की माँ ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। दूसरे दिन रीना नहाने अपने वॉशरूम में जाती है, तभी उसके फ़ोन से राजेश ने मैसेज कर अजीत को अपने घर बुलाया। अजीत को कहाँ पता था कि ये बुलावा उसके प्यार का है या उसकी मौत का है। मारी खुशी के फूला नहीं समा रहा था और जल्दी जल्दी बाइक लेता है और अपने घर पर बिना बताए रीना से मिलने पहुंच गया। वहां पहुंचकर देखता है तो पहले से ही शुभम उसका इंतजार कर रहा था और आगे बढ़कर अजीत का स्वागत करते हुए अंदर ले गया। अजीत को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि अचानक से मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हैं ये लोग। इससे पहले कि कुछ समझ पाता, राजेश ने अजीत को मारना चालू कर दिया। राजेश बोला, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है ना, वैसे ही तू नहीं सुधरेगा साले। अजीत का गला दबोच कर बोलता है। अपने पापा की तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रीना भी भागकर बाहर आती है और सामने अजीत को देखकर हैरान हो जाती है। रीना बोली, तुम यहाँ कैसे? अजीत बोला, तुम्हारा ही तो मैसेज आया था कि आ जाओ, पापा हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। रीना बोली, नहीं, मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया है। अब रीना को सारी बातें समझ आ गई और वो अपने पापा के पैरों पर गिर गई। रीना बोली, पापा प्लीज़ अजीत को छोड़ दो, आप सब जो कहेंगे मैं वही करूँगी। रो रो कर भीख मांगती है रीना अपने बाप से। पर राजेश तो जानवर था, उसे दूर दूर तक इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजेश ने गुस्से में अपनी बंदूक उठाकर गोली चला देता है अजीत पर। तब तक रीना अजीत को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है और रीना की आंख में आकर गोली लग जाती है और रीना का एक तरफ का पूरा चेहरा ही चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया और तुरंत रीना के प्राण निकल गए। अजीत ये सब देखकर रीना के शव को अपने कलेजे से सटाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब तक शुभम और उसकी माँ ने एक कपड़े से उसे दबोच लिया। अपनी बेटी को मृत देखकर राजेश और पागल हो गया और तीनों ने उसका गला रेत कर मार डाला। अजीत की सांसें भी रुक गई। वहाँ का मंजर इतना भयानक था कि देखकर ही नॉर्मल इंसान बेहोश हो जाए। पर राजेश, शुभम और उसकी मम्मी तीनों आराम से बैठ अपनी थकान मिटा रहे थे। 2 मर्डर करने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। राजेश अब दोनों लाशों को ठिकाना लगाने के लिए रात होने का वेट करने लगा। तीनों ने सोचा कि अगर इतनी बड़ी बॉडी बाहर ले गए तो सबको पता चल जाएगा। ठंड का मौसम था, सब अपने अपने घरों में थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड को अंजाम दे दिया गया था और किसी को भनक तक नहीं लगी थी। राजेश और शुभम दोनों ने मिलकर पहले तो अजीत की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके बोरी में भरकर बांध दिया और फिर अपनी खुद की बेटी के भी कई टुकड़े कर दिए। रीना की बॉडी भी दूसरे बोरे में भर दिया। ये सब काम करते करते रात हो चली थी। फिर क्या था, अजीत की बॉडी को शुभम ने उसी की बाइक पर रखा और अजीत के गांव के बाहर एक काली माता का मंदिर था, वहीं पर बोरे को रख दिया
और बाइक को गेहूं के खेत में फेंक दिया और खुद घर वापस आ गया और दूसरी बॉडी यानी रीना की बॉडी को फेंकने के लिए सोचने लगा। अब क्या था, जहां अजीत की बॉडी पड़ी थी उसके चारों तरफ ढेर सारे कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और बोरे को अपने दांतों से फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुछ गांव के लोगों ने वहां जाकर देखा तो तहलका मच गया, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पास जाकर बोरे को खोलकर देखे कि इसमें आखिर है क्या। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी और 5 मिनट में पुलिस भी आ पहुंची। पुलिस की टीम ने जब बोरा खोला तो उनके होश उड़ गए और गांव के लोग भी तुरंत पहचान गए। अरे ये तो अजीत है, पर इसके साथ ऐसा किसने किया होगा। पुलिस को गांव वालों ने बताया कि ये CRPF का जवान है और बड़ा ही होनहार है। लाश को पुलिस ने फोरेंसिक टीम को सौंप दिया और पुलिस अजीत के घर पूछताछ करने के लिए पहुंच गई। अजीत मर्डर की खबर आग की तरह अगल बगल के गांव में भी फैल गई थी। अब तो राजेश के परिवार वालों ने सोचा कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो सब घर को लॉक कर भाग गए। इधर अजीत की मां सदमे में बेहोश हो गई और पापा पागलों की तरह रो रो कर कह रहे थे, सर ये सब किया धरा उस लड़की के बाप का है, छोड़ना मत साहब, उन कमीनों को उनके किए की सजा जरूर दिलवाना। सर पीट पीट कर रोते हुए बोली, मैं अपने बेटे को बार बार मना कर रहा था उस लड़की से दूर रहो, पर मेरी एक नहीं सुनी। पुलिस ने राजेश के घर का पता लगाया और पहुंच गई राजेश के घर। वहां देखा तो उसके घर पर ताला लगा हुआ है। पुलिस ने तुरंत ताला तोड़ दिया और जब अंदर गई तो अंदर का नजारा तो दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ खून ही खून दिख रहा था, कहीं दीवार पर मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। जब पुलिस की टीम ने बोरा खोला तो पाया उसमें रीना की लाश पड़ी हुई थी। रीना की डेड बॉडी भी फोरेंसिक टीम को सौंप दिया गया। अब पुलिस लग गई राजेश और उसके परिवार वालों को पकड़ने में। 2 दिन लगे और एक एक करके पुलिस ने तीनों को धर दबोचा और केस दर्ज हो गया। CRPF का जवान था अजीत, जिसकी वजह से हजारों की मात्रा में पुलिस जमा हो गई थी। राजेश ने जिसके साथ पूरा किया था सब अब खुलकर सामने आने लगे और रिपोर्ट दर्ज करवाने लगे। विनीता भी अपनी बेटी पिंकी के साथ हुए अत्याचारों के बारे में पुलिस को बयान दिया। अजीत और रीना को एक साथ पूरी श्रद्धा और शहादत से अंतिम विदाई दी गई। उनकी कहानी को जानकर सबकी आंखें नम थी। सब अपने मन में यही सोच रहे थे कि रीना का प्यार ज़्यादा था या फिर अजीत का प्यार ज़्यादा था। दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। लो आज दोनों एक साथ प्यार के लिए शहीद हो गए थे और एक दूसरे में सदा के लिए समा गए थे। अब उनको अलग करने वाला कोई नहीं था, अमर हो गए थे दोनों। इधर राजेश, शुभम और उसकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई, पर राजेश को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। पर उसकी पत्नी कोसती है खुद को कि काश वो अपने पति का साथ न देती तो कम से कम अपनी बेटी को तो बचा लेती। पर वो कहते हैं ना कि अब पछतावे क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।